इलाज और पैसे की कमी कारण मरते नहीं देखा। उनको क्या फर्क पड़ता है कि आप जियो या मरो। यहाँ चुनाव हो रहा है, सारी पार्टियां लड़ रही हैं, वो भी लड़ रही जिनकी सरकार है और जिनके पहले एमएलए थे वो भी लड़ रहे हैं। लेकिन आप कहाँ हो इस भीड़ में? कभी कोई जीतता है, कभी कोई जीतता है। आप कब जीते? आपकी बात कब हुई? आपकी आवाज किसने उठाई? सरकार पे सारे अधिकार हैं, सरकार पे सारी शक्ति है। अगर चाहते तो 3 महीने में यहाँ के सारे मकान पक्के हो जाते, यहाँ रोजगार के साधन खड़े हो जाते, इंडस्ट्रियल एरिया लग जाता। यहाँ के लोगों को वहाँ चौक पे जाके मजदूरी नहीं करनी पड़ती, वहाँ जाके बिकने के लिए नहीं जाना पड़ता। लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, और इच्छा शक्ति आज की बात नहीं है। इच्छा शक्ति तो सदियों से नहीं रही। अगर सदियों से इच्छा शक्ति रही होती तो इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर को अपनी पार्टी नहीं बनानी पड़ती। इस देश में तमाम पार्टियों के होते, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी पार्टी बनाई और पार्टी बना के समाज को संदेश दिया कि जिनका दल होता है उनमें बल होता है, और जिनमें बल होता है उनकी समस्याओं का हल होता है। अगर आप अपनी समस्या का हल चाहते हैं तो आपको अपना दल और अपना बल बनाना पड़ेगा। दल बनके तैयार है। नगीना के लोगों ने दल में ताकत भी झोंक दी है। इस बार बारी मिल्कीपुर की है। मिल्कीपुर वाले भी इस बार ताकत झोंक दो, फिर आप देखना जिस तरह पार्लियामेंट में चंद्रशेखर आजाद आपकी आवाज उठाते हैं, उसी तरह लखनऊ की विधानसभा में सूरज चौधरी दहाड़ दहाड़ के आपके क्षेत्रों के लिए लड़ने का काम करेंगे। इस क्षेत्र में न सड़कें अच्छी, न बिजली पानी की व्यवस्था अच्छी, न कोई पूछने वाला है। और जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि अगले 10 साल बाद कोई सरकारी नौकरी भी रहेगी। 400-500 रुपए की मेहनत मजदूरी करके आप मुख्य धारा में नहीं जुड़ सकते हो। मेरे लोगों जो मजदूरी कर रहे हैं उनको देख लो, घर बनाने में उनके जूते खिंच गए हैं। मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आपको रोजगार चाहिए, पक्की नौकरी चाहिए, आपको लोन मिलना चाहिए, इससे आप उद्योग धंधे लगा सको, आपको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छा हेल्थ सिस्टम यहाँ बनना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूँ ये सरकार समझती है कि अगर हेल्थ सिस्टम अच्छा हुआ तो ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ जो महंगा महंगा इलाज हो रहा है, वो इलाज कोई नहीं लेगा। जब सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज आ जाएगा तो लोगों की जेब कैसे काटोगे? एक तो महंगाई का दौर, ऊपर से बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल। गरीब तो जाता सरकारी स्कूल में जहाँ पढ़ाई के नाम पे खाना पूर्ति है, और अमीर जाता है प्राइवेट स्कूल में जहाँ अच्छी पढ़ाई हो रही है। यानी कि गरीबों के आगे बढ़ने के सारे रास्ते सरकार बंद कर रही है। और आरक्षण 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 की बात रोज करते रहते हैं। क्या करेंगे आरक्षण का जब पक्की नौकरी नहीं होगी? क्या करेंगे आरक्षण का जब सरकारी नौकरी नहीं होगी? आज तो पिछड़े वर्ग के लोग, बहुत बड़ी आबादी यहाँ रहती है, पिछड़े वर्ग के लोग अपने दिल में हाथ रख के पूछे कि इन सरकारों ने आपको क्या दिया है। जिनकी 52% आबादी थी उनको 52% हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी। 52% आबादी को 12, 14, 15% हिस्सेदारी भी सही तरह नहीं मिल रही, और कोई पूछने वाला नहीं है। पहले पुलिस की भर्ती आती थी, टीचर की भर्ती आती थी, पटवारी सेक्रेटरी की भर्ती आती थी, 4th क्लास की चपरासी की भर्ती आती थी। आज तो अगर कोई आता है तो बस हमारी आहें और हमारा दर्द जो हम एक दूसरे से सुनते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं तो धन्यवाद दूंगा सूरज चौधरी का कि विगत कितने सालों से वो इस क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं। हालांकि बड़ी बड़ी पार्टियों ने उनको नकार दिया, बड़े पैसे वाले साधन वाले लोगों ने उनकी अहमियत को नहीं समझा। लेकिन आजाद समाज पार्टी मेहनत करने वाले लोगों की कदर करती है, लड़ने वाले लोगों की कदर करती है। इसलिए हमने तय किया कि भाई सूरज चौधरी जी को हम लोग मौका देंगे, और सूरज चौधरी जी यहाँ से जीत के अगर जाएंगे तो आपकी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे, आपकी आवाज उठाने का काम करेंगे। मैं जो आपसे कह रहा था, जब मैंने इस बार कुंभ पे कुछ बात कही थी तो मेरी बात को इधर उधर किया गया। लेकिन आप तो महामंडलेश्वर बोल रहे हैं कि प्रशासन के निकम्मेपन की वजह से, सरकार के निकम्मेपन की वजह से ये घटनाएं हुई है। आज सरकार के पास उनका जवाब है। मैंने तो कहा था मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी कि जिसका मन साफ सुथरा है उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप बताओ, आप तो नारा देके बुला रहे थे कि आ जाओ आ जाओ, अमृत वर्षा हो रही है। लेकिन जब ये गरीब अमृत वर्षा में गए तो इनकी जान की रक्षा भी नहीं कर पाए। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये हत्याएं हैं और इनकी हत्या का दोषी सरकार है, मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि उनके कुप्रबंधन की वजह से इतने लोगों की जान गई। जो आज तो इस पाप धोने थे,
पुण्य कमाने थे, लेकिन वो इस लायक भी नहीं कि अपने बच्चों में चले जाएं। किसी की बच्ची चली गई, किसी की मां चली गई, किसी का बेटा चला गया, और सब लोग मिलके आज गरीबों की लाशों में हंस रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सरकार सबको दे सकती है, लेकिन आपको इज्जत की जिंदगी नहीं दे सकती है। ये सरकार वादे करती है, 2022 में कहा किसानों की आय दुगनी कर देंगे, फिर कहा सिलेंडर 500 का दे देंगे, फिर कहा इतनी नौकरी दे देंगे। अगर मैं याद गलत नहीं हूं तो अभी प्रयागराज में यूपीएससी के बाद कितने बच्चे आंदोलन कर रहे थे, 4 दिन तक एक नौकरी नहीं दी मुख्यमंत्री ने। और जो भर्तियां थी 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला, 20,000 पदों पर दलित पिछड़े वर्ग के बच्चों का अधिकार छीनने का काम इस सरकार ने किया। पटवारी की भर्ती में घोटाला, पुलिस की भर्ती में घोटाला, कोई पूछने वाला नहीं है। जिन गरीबों पर आज तक मकान नहीं पहुंचे उनकी हालत कैसी होगी, वो अपनी बच्चों की सम्मान की रक्षा कैसे करते होंगे। जिनका रोजगार नहीं पहुंचा वो खाते क्या होंगे और वो अपने घर को चलाते कैसे होंगे। क्या गरीब हमेशा गरीब रहेगा? क्या गरीब हमेशा अपमानित होता रहेगा? क्या इन गरीबों के लिए इनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है? ये आवाज उठाने में कहीं ना कहीं चूक हमारी भी है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर तो अपने 4-4 बच्चों को कुर्बानी देके हमें वोट का अधिकार देके गए थे। गए थे नहीं गए थे? ये वोट का अधिकार तो है कि राजा महाराजा बड़े बड़े कुर्ते वाले पैसे वाले आपकी गलियों में आ रहे होंगे, नहीं आ रहे होंगे? आ रहे होंगे, नहीं आ रहे होंगे? ये सोचो, अगर ये वोट का अधिकार नहीं होता, ये आपकी शक्लें नहीं देखते, आपकी बस्तियां नहीं देखते। हाल जाके देखो, निकासी नहीं है। हाल जाके देखो, गड्ढे बने हुए सड़कों में। अभी मेरी लोकसभा में देखा था, नहीं देखा था? जब अधिकारियों को मैंने गारे में बुला के दिखाया कि देखो क्या हाल है, याद है नहीं याद है? आप सोचो, जब आप में मजबूत नेता होगा तो आपकी सुनवाई होगी। मैं यहाँ बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, आपने सबको मौका दिया है।